प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे और संभव है कि आज महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संविधान के 131वें संशोधन को जिस तरह से गिराया गया है उसको लेकर अपने मन की बात कहें। हमारे साथ है इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, जिस तरह से कल बिल गिराया गया और जिस तरह से इस बिल को गिराने के बाद एक विनिंग इसमें फैक्टर दिखाते हुए तालियां पीटी गई, मेज थपथपाए गए, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि कल विपक्ष में जिस जिस नेता ने खिलखिला के मेज थपथपाई है, इस देश की औरतें उनको याद रखेंगी। ऐसा नहीं है कि औरतों ने इस देश में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अपने योगदान को बढ़ चढ़कर दिया नहीं है। वो बस इस इंतजार में थी कि कोई तो ऐसा हो जो उनको राजनीति के प्लेटफॉर्म पर उनका जो राजनीतिक अधिकार है 33% आरक्षण का, वो उनको मुहैया कराए। तो जिसने कल उनकी आकांक्षाओं को रौंदा है, एक एक महिला इस देश की, चाहे वो वोटर हो या अभी भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली ऐसी बेटी हो जो एक सपना देखती है अपने लिए, वो सब याद रखा जाएगा। इसमें आज प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 33% आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस ढंग से इसको लागू किया जा रहा है हम ऐसा नहीं चाहते। देखिए श्रीमती वाड्रा 33% आरक्षण के खिलाफ हैं। 98 साल का वो सपना बुना रही थी कि मेरे दादा परदादा ने कांग्रेस में ये पहली बार सपना देखा। उन्होंने आज स्पष्ट माना कि 98 साल में भी ये वादा पूरा करने की क्षमता उनमें और उनकी पार्टी में नहीं है। लेकिन ये विषय सिर्फ क्षमता पर सीमित नहीं है, मौका था उनके पास। वो चाहते तो कल जब गृह मंत्री ने प्रस्तावना की कि अगर आपको इस बात का कहीं ना कहीं संदेह है कि आप दक्षिणी राज्यों में सीटों को कम होते देख रही हैं, तो हम 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देंगे सीटें। आप बस सरकार की इस प्रस्तावना का समर्थन कर दीजिए, क्योंकि सरकार सत्ता में है आमोद जी। ऐसा नहीं है हम कल कोई लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सरकार पूर्णतः सत्ता में है। 2014 हो, 19 हो, 24 हो, इस सरकार को सतत नरेंद्र मोदी को विशेष देश की महिला वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी नई वोट बैंक की राजनीति नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए कि कोई लोकसभा का चुनाव आसपास नहीं है, जानबूझ के अड़ंगा अटकाया। चाहते तो गृह मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते थे, कल पारित कर सकते थे, लेकिन उनकी कभी मंशा नहीं रही। इसका एक और प्रमाण देती हूँ, 2010 में कांग्रेस की सत्ता थी, राज्यसभा में कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। भाजपा ने विपक्ष में रहते भी महिलाओं के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कांग्रेस का समर्थन करके इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस का सहयोग कर उसको पारित कराया। कांग्रेस के पास लोकसभा में उस वक्त आंकड़े थे और कांग्रेस को भाजपा ने अपना राजनीतिक परिचय दे दिया था कि आप लोकसभा में लेके आइए बिल, हम विपक्ष में रह के भी आपका समर्थन करेंगे। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी जब उनके पास मौका था तब नहीं किया? तो कांग्रेस की क्या मंशा है? गांधी परिवार चाहता है उनकी बहू बेटियों के पास ही रहे सारी की सारी सत्ता, इस देश की साधारण औरत के पास कभी सत्ता ना आए। इसमें एक चीज जो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 543 जो सीट है पुराना उसी पे कीजिए और साउथ नॉर्थ का डिवीजन न बढ़े। इसमें कहीं साउथ नॉर्थ का डिवीजन हो रहा है? नॉर्थ का कोई विभाजन राजनीतिक, मानसिक, आंतरिक ना हो, इस स्पष्टीकरण को गृह मंत्री जी 2 दिन लगातार देते रहे सदन में। और गृह मंत्री जी ने फिर बढ़ चढ़ कर ये बोला कि अगर आपको मैं जो अश्योरेंस दे रहा हूं उस पर विश्वास नहीं है तो 1 घंटा रुक जाइए, मैं अमेंडमेंट लेके आता हूं कि 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज जो है सीटों का, वो आपके सामने अमेंडमेंट लाते हैं आपके कहने पे, ताकि हम इसको पारित कराएं। अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी की मंशा, डीएमके की मंशा दक्षिणी राज्यों को संरक्षित करने की और गारंटी करवाने की होती तो गृह मंत्री का प्रस्ताव कल ही स्वीकार कर लेते। वो ना दक्षिण क्या किसी भी राज्य का संरक्षण चाहते हैं, वो ना किसी भी महिला का उत्थान चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए सत्ता चाहते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सबके दिमाग में एक बात आ रही है, क्योंकि ये विपक्ष के द्वारा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार के पास नंबर तो थे नहीं, सरकार चुनावों में इसका फायदा उठाना क्या सरकार? ये कौन सा चुनाव? बंगाल और तमिलनाडु। ऐसा कौन सा हमारे देश में भूभाग है जहां पर लगातार 5 साल चुनाव ना चले?
2023 में जब ये प्रस्तावना आई थी तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था अभी के अभी लागू करो, करेक्ट। अब जब तुरंत लागू करने की कवायद मोदी सरकार करती है तो कांग्रेस पार्टी मुकर जाती है। और अगर वाकई में इसका इन दोनों चुनाव पर बहुत बड़ा प्रभाव होता अमोद जी, तो क्या टीएमसी इसका और डीएमके इसका विरोध करते हैं? वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। उन्होंने तो मुखर होकर, प्रखर होकर विरोध किया है। आप अगर कहते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा है प्रादेशिक चुनाव में, तो वो फायदा क्या सिर्फ बीजेपी को है? फिर टीएमसी को भी है, डीएमके को भी है। फिर उन्होंने खिलाफत क्यों की है? एक आखिरी प्रश्न, तो अब जब ये बिल गिर चुका है तो आपको इसका फ्यूचर अब कैसा लगता है, और क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर मुहिम चलाएगी, पूरे जन जन तक जाएगी? इसका राजनीतिक और संवैधानिक फ्यूचर क्या है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस पर अपना दृष्टिकोण राष्ट्र के सम्मुख आज रात प्रस्तुत करेंगे। मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते बता दूं कि हम सदन में हों या सड़क पर, ये मुद्दा सिर्फ हम नहीं पहुंचाएंगे, आप जैसे मीडियाकर्मी पहुंचा चुके हैं। देश की पूरी जनता ने कल सदन में क्या हुआ ये देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ औरतों का मुद्दा है, ये उस युवा पीढ़ी का, युवा नागरिक का भी मुद्दा है जो औरतों का सम्मान करता है। ये हर उस पुरुष का मुद्दा है जो चाहता है कि महिला और पुरुष संवैधानिक ढांचे में बराबर के हिस्सेदार बने। तो ये सिर्फ औरतों का विषय नहीं है, ये युवाओं का विषय है, यह हर संवेदनशील पुरुष का विषय भी है। और कांग्रेस ने धोखा इन तीनों श्रेणियों के साथ किया है। ये कहकर कि आप आज की व्यवस्था को काट दो, इसका मतलब जो आज पुरुष काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन कर दो, ये भी तो एक सत्य है जिस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आज जिस पुरुष ने किसी एक सीट पर काम किया, आप कह रहे हो नहीं उसका हक छीन लो। अच्छा, नरेंद्र मोदी न सिर्फ पुरुषों के हक का संरक्षण कर रहे थे, वो महिला को सम्मान भी दिला रहे हैं और राज्यों का संरक्षण भी कर रहे हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि हम सबको ये कल्पना होनी चाहिए कि कांग्रेस ने अपने धोखा देने वाले इतिहास को भुलाया नहीं है, नए कांग्रेस का सृजन नहीं हुआ है। कल तो कांग्रेस पार्टी ने ये प्रमाणित कर दिया कि धोखेबाज धोखेबाजी से बाज नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गजेंद्र के साथ आमोद राय, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।